एक बड़े जर्नलिस्ट ने, जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, आपके मुंह पे फरहान याहिया साहब का नाम नहीं लेना चाहता, उसने ये सब चीज़ें जो पूरी देश की जो संस्थाएं थी जो इस खबर को चोरी छुपे वाली मीटिंग को छुपा रही थी, उनको जाके एक तरीके से जो बोलते हैं ना बर्स्ट किया इस खबर को, एकदम से इस खबर को पकड़ लिया, चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके मुंह पे माइक लगा दिया कि बताओ क्या लेके आए। तो वो वहाँ से भागे दुम दबा के, ऐसा मुझे नज़र आ रहा था उसमें। दिल्ली में इस वक्त धड़ल्ले से बुलडोज़र चल रहा है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में, और ख़ास तौर से चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, मकातिब हो या मरकज़ हो या फिर अलग अलग जगहों पे मज़ार हो, उनके ऊपर क्या कोई कोर्ट नहीं है, क्या कोई जुडिशियल सिस्टम भारत का बाकी नहीं रहा, या वो सब कुछ अब एकदम से अतिक्रमण हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया कि कहीं भी जाइए बुलडोज़र की फ़ौज ले जाइए और सब उड़ा दीजिए। महमूद पराचा, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जुडिशरी के ऊपर दबाव है, ये बात है ही, लेकिन इस केस में कुछ अलग वजह भी है। एक और अलग वजह भी है कि जो आरएसएस के दलाल हैं, जिसमें महमूद मदनी साहब, अभी ये जो हमले शुरू हुए हैं, कब से शुरू हुए हैं? जब महमूद मदनी साहब एक टीम लेके अमित शाह जी से जाके मिले, उसके और एक बड़े जर्नलिस्ट ने, जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, आपके मुंह पे फरहान याहिया साहब का नाम नहीं लेना चाहता, उसने ये सब चीज़ें जो पूरी देश की जो संस्थाएं थी जो इस खबर को चोरी छुपे वाली मीटिंग को छुपा रही थी, उनको जाके एक तरीके से जो बोलते हैं ना बर्स्ट किया इस खबर को, एकदम से इस खबर को पकड़ लिया, चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके मुंह पे माइक लगा दिया कि बताओ क्या लेके आए। तो वो वहाँ से भागे दुम दबा के, ऐसा मुझे नज़र आ रहा था उसमें। जो वो दलाल थे आरएसएस के, जो महमूद मदनी साहब ये हमारे अमित शाह साहब से मिलने गए थे, फरहान याहिया साहब ने उनकी चोरी पकड़ ली, अब वो वहाँ से भागे। लेकिन तय क्या हुआ होगा उस मीटिंग में, वो आपको नज़र आ रहा है, नज़र साफ आ रहा है कि 123 प्रॉपर्टी पे उसके 2 दिन के बाद से ही हमले शुरू हुए हैं। एक और दलाल हैं अमानतुल्लाह खान साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, वो आप उनकी भी सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए। महमूद मदनी साहब के, जब वो जेल से छूट के आए थे ना, फ़ौरन भागे गए किसके पास? अरशद मदनी, महमूद मदनी और जितनी भी ये बड़े बड़े तंजीमों के टॉप लीडर्स हैं ना, जो आरएसएस के दलाल हैं, उनसे जाके गठजोड़ की। तो ये वजह जो आप सिर्फ इसमें जुडिशरी को नहीं दे सकते, 2 पक्ष हैं इसमें। जानबूझ के वक्फ बोर्ड जो 123 प्रॉपर्टीज़ के लिए हाईकोर्ट में स्टैंड ले रहा है, जो आज से पहले स्टैंड लिया, वो जानबूझ के आरएसएस और बीजेपी से मिल के ले रहा है स्टैंड, हरवाने के लिए लड़ रहे हैं खुद ही मुकदमा। ये जो पटपड़गंज में मज़ार था, बंगाली मार्केट तो पहुंच गए थे ना मेरा वकालतनामा छीनने के लिए, सैयद हैदर अली शाह का हाँ, जो मज़ार था वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, आए वहाँ पे। ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से बिला हुआ है, और सिर्फ दिल्ली के वक्फ बोर्ड में चेयरमैन ऐसा नहीं है कि जो जेल गए अभी और अभी ईडी के केस में दोबारा जेल जाएंगे, वो सिर्फ ये दिल्ली का ही कहानी नहीं है। अभी मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, हैदराबाद में भी यही कहानी है, दिल्ली से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैदराबाद और तेलंगाना में, वहाँ भी वक्फ बोर्ड का यही हाल है। वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से, ख़ास तौर पे चेयरमैन जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपना पक्ष रख ही नहीं रहे, अपनी कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं रहे और दूसरों को भी नहीं करने दे रहे हैं। हैदराबाद में हमने वहाँ जाके मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर भी लॉन्च किया, और ये तय हुआ है कि बहुत जल्दी वहाँ पे 2 लाख लोगों का रैली होगी वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स के खिलाफ, उनकी इस्तीफे मांगने के लिए। वहाँ पे तो ये हो रहा है कि रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग बेदार हो गए। अब बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है जल्दी, अभी मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ पे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स के खिलाफ कि तुम हमारे नौकर हो, मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार है, चौकीदार है, अल्लाह की ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, ये किसी चेयरमैन या किसी वक्फ बोर्ड की नहीं है। हम मुहाफिज हैं, खुद हर एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी मुहाफिज है, जो इन चोरों को जो वक्फ बोर्ड में बैठे हैं पकड़ेगा। इसलिए हैदराबाद में बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, और किसी के खिलाफ नहीं। और उसी तरीके से हम दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो दूसरे चोर ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर ईडी और सीबीआई और ये जो है एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं, उनके इस्तीफे मांगने के लिए, उनको जेल लंबे टाइम के भिजवाने के लिए। सर ये हम लोग दिल्ली में भी सर ये तो एक लंबा प्रोसीजर है महमूद पराचा। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ये दरगाहें, ये मज़ार, ये मस्जिदें, मदरसे, ये सब कैसे बच सकेंगे? इनको बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई कॉग्निजेंस ले सकता है या कोई सुओ मोटो ले सकता है? दोनों पक्ष जो है ना, जब दोनों पक्ष नूरा कुश्ती लड़े आपस में, तो काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक पक्ष को जो वक्फ बोर्ड है, यानी बुलडोजर चलता रहेगा, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो मदद कर रहा है ना। दरगाह टूटती रहेंगी, बिल्कुल टूटती रहेंगी, मस्जिद टूटती रहेगी, वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है, मदरसे टूटते रहेंगे। यस, क्योंकि वक्फ बोर्ड को ठीक करना पहले जरूरी है। हम लोग, जैसे मुझे खदेड़ दिया गया वहां से, किस वजह से खदेड़ा गया? वक्फ बोर्ड तो लड़ रहा है, कोर्ट में लड़ रहा है, वो हारने के लिए लड़ रहा है। आप नहीं लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, और दूसरे वकील तो लड़ रहे हैं, दूसरे काउंसिल तो लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल है ना, उनको ईडी का नोटिस है कि अपनी प्रॉपर्टीज का हमें ब्यौरा दो। वो स्टैंडिंग काउंसिल,
और वो जो दूसरे लॉयर्स हैं जो केस हारने के लिए लड़ रहे हैं। सर आप वो लड़ेंगे, सब- आपको भी नोटिस हो जाएगा। अगर आप लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे या आप वक्फ बोर्ड का केस लड़ेंगे, आपको भी तो हो सकता है। आपको ईडी सीबीआई का नोटिस हो सकता है। जब आपके यहाँ स्पेशल सेल रेड कर सकती है तो आपको नोटिस नहीं हो सकता अगर आपको वक्फ बोर्ड कल अपना काउंसिल अपॉइंट कर लेता है तो। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मेरे ऊपर जो रेड हुई वो सबूत छीनने के लिए हुई थी, इनके ऊपर जो रेड हो रही है और ये जेल जा रहे हैं ये पैसा चुराने के लिए वक्फ बोर्ड की हो रहा है। सर साबित तो कहीं नहीं हो रहा। साबित तो करिए। साबित मैं नहीं करूंगा, साबित अदालत करेगी। सबूत इतने हैं, अदालत तो बेल दे रही है। बेल दे रही है। एक बड़े, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था ना दिल्ली 6 में, वहाँ के एक बड़े दलाल ने इनकी सेटिंग कराई है आरएसएस में, उसके बाद इनकी बेल हुई है। जो सर इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस वक्त आने पे सब आएगा जब ये सब जेल जाएंगे। सर लेकिन आप आने दो, आने दो सर, तथ्यों के साथ बात करते हैं सर, आप आगे रखो ना। मैं तथ्यों के साथ अभी बात कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली पुलिस ने वो रोज वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जा रहे हैं, सबूत नष्ट कर रहे हैं। अभी एक इन्होंने मीटिंग कॉल की है, दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन लगाई, ये सबूत है सबसे बड़ा। एसीबी ने कैंसिलेशन लगाई, आज तक अमानतुल्लाह की नहीं लगाई, ये सबूत है कि गठजोड़ हो चुका है। ये सबसे बड़ा सबूत है। अब आप बताइए ना, उसके बाद रोज जाके सबूत नष्ट कर रहे हैं, वो रोज मीटिंग कॉल कर रहे हैं इलीगल। उनको इतने लंबा फर्रा आया हुआ है कि अपनी प्रॉपर्टीज की लिस्ट दीजिए ईडी में, अभी तक उन्होंने नहीं दी। उनके 3 मेंबर्स, जो उनके साथ 2 और मेंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट मांगी है, अभी तक नहीं दी है। क्यों नहीं दी? वो हम दे रहे हैं ना, हम ही देंगे सारा, क्योंकि सरकार भी चाहती थोड़ी है, वो तो चाहते हैं जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां बर्बाद हों। मेरी रेड हुई थी इसलिए कि मैं सबूत दिल्ली दंगों में जो आरएसएस के बड़े बड़े अफसरों को, जो ऑफिस बेयरर्स को मैंने अरेस्ट कराया था, उनके खिलाफ मेरे कंप्यूटर में क्या सबूत है, और अमित शाह जी तक जो तार जा रहे थे उसके क्या सबूत है। मेरे ऊपर ये नहीं था कि मैंने वक्फ की प्रॉपर्टी चुरा के कोई 1000 करोड़ बना लिया हूँ, कि मैं कल एक बगैर, जो मेरा पहला एफिडेविट फाइल हो रहा है इसमें मेरा एमएलए बनने में, तब मेरी प्रॉपर्टी इतनी थी और आज इतनी हो गई है। ये केस मेरे पर नहीं बने हैं कभी भी, और ना बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी। काउंसिल की बात आ रही है ना कि जो वक्त के काउंसिल है, आपने कहा उनको जो है ईडी का नोटिस सर्व हो गया। हाँ, बहरहाल मैं बता रहा हूँ उन वकीलों को भी केस लड़ने के लिए नहीं, जैसे मुझे केस लड़ने के लिए नोटिस सर्व नहीं हुआ, मेरे से सबूत छीनने के लिए उनके ऊपर केस जो नोटिस सर्व हुआ है वो ये हुआ है कि अब अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स दें कि आप वक्फ बोर्ड के वकील बनने से पहले कितनी प्रॉपर्टीज थी, कितने फ्लैट थे आपके पास, अब कितने हो गए। ये नोटिस है, मेरे ऊपर ये नोटिस नहीं है। मेरे ऊपर ये नोटिस आ नहीं सकता, क्योंकि जब से मैंने ये काम शुरू किया पिछले 7-8 साल से, मेरी प्रॉपर्टीज में घटौती हो रही है, क्योंकि मैं जेब से खर्च करके काम कर रहा हूँ। मैं कोई चंदे नहीं मांग रहा। जो ये जो चेयरमैन साहब हैं, जिन्होंने अभी दिल्ली दंगे हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से चंदा मांगा और अपने पर्सनल अकाउंट में जमा कराया और उसको अपने मर्जी से खर्च किया, ये भी ईडी का केस है चेयरमैन साहब के ऊपर। मेरे ऊपर ये केस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया है, बल्कि मैं अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो मेरे एफिडेविट, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा कभी, तो ये आएगा कि पहली बार इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, उसके बाद अब घट घट के इतनी हो गई। चलिए आखिरी सवाल, क्या अब मज़ार बच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत हो सकती है? क्या मस्जिद बच सकती हैं? क्या मदरसे बच सकते हैं? क्या मराकिज़ मदारिस सब बच सकते हैं? 100% जी 100% बच सकते हैं, लेकिन आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के ऑफिस बेयरर्स के साथ। यहाँ नहीं, पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है ये, पूरे देश के सभी वक्फ बोर्ड्स के खिलाफ जो जनता है उसे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वक्फ बोर्ड के ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ, उसके बाद जो सरकारें जो इस काम में, जो क्रिमिनल ऑफिसर्स वो अपराध करते हैं, जाके जो डकैतियाँ डालते हैं या जो ट्रेसपास करते हैं, उनके खिलाफ, जैसा मैंने बंगाली मार्केट की मस्जिद में करने की कोशिश की थी, वो सब मुकदमे दर्ज होंगे। तब अदालत के सामने दूसरा पक्ष तो जाएगा ना, अभी तो जा ही नहीं रहा ना, पक्ष ही नहीं है दूसरा। तो आप अदालतों को इस बात में दोष उतना नहीं दे सकते, सुओ मोटो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दोनों पक्ष मिले हुए हैं। ये है वजह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के जिन मुद्दों को लेकर के महमूद पराचा ने बिल्कुल साफगोई से बात की है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है, 2 मुद्दों के ऊपर बहुत खास बात की है। एक तो ये कहा कि जो दिल्ली दंगों के अंदर या फिर CA/NRC में जो UAPA के तहत बंद किए गए लोग हैं, जो अदालतों के ज़रिए इस वक्त अपनी ज़मानतों के लिए मुंतज़िर हैं, इंतज़ार में हैं और उनको ज़मानतें नहीं मिल पा रही थी, और जिनको मिली उनको यूनियन ऑफ इंडिया ने उनकी ज़मानतों को चैलेंज करते हुए खारिज करने के लिए अदालत में डाला।
लेकिन उसके लिए एक बड़ा झटका लगा यूनियन ऑफ इंडिया को, और साफ तौर पर ये महमूद पराचा ने बताया है कि अब उन लोगों की जो बेल है वो कांस्टेंट रहेगी, अब उसके ऊपर किसी तरीके की कोई रिजेक्शन नहीं रहेगा। दूसरा, एक महमूद पराचा ने जो ये मदरसों की बात की है या फिर जिस तरह से मस्जिदों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर बुलडोज़र चल रहे हैं, उसके लिए इन्होंने ये कहा कि जो 123 प्रॉपर्टीज़ प्लस उसके अलावा जो जिस जगह पर बुलडोज़र्स आ रहे हैं हुकूमत के, उसके लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को मुश्तरका तौर पर खड़ा होना पड़ेगा, सड़कों पर लोगों को निकलना पड़ेगा और एहतजाज करना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। अलावा उसके क्या बचने के कोई रास्ते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिस पर आप, हम और हम सबको भारत के संविधान पर, अदलिया पर पूरा भरोसा है, क्या इसके ऊपर कोई विराम लग सकेगा या नहीं, ये आप देखने वाली बात होगी। आप लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।